हेलो एवरीवन। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो यूजली क्या होता है, जो आपका मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, फाइन, एंड यू वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यू हैव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन। मान लो कि कोई ऑपरेशन 1 है, कोई ऑपरेशन 2 है, और ये जो ऑपरेशन है, मान लो ऑपरेशन 1 की बात करूं या 2 की बात करूं, या मेरे पास और भी कोई ऑपरेशन है, फाइन, 3। तो अगर ये एक इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, फाइन, अगर ये जो सारे ऑपरेशन है, इफ दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट फंक्शंस फॉर देम। ठीक है, इसके लिए भी हम एक फंक्शन बना देंगे, इसके लिए भी एक फंक्शन बना देंगे, और इसके लिए भी एक फंक्शन बना देंगे, फाइन। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम को, आई हैव ए बिगर प्रॉब्लम, आई कैन सब डिवाइड इनटू डिफरेंट modules and that those modules can be called as my functions। तो अब ये जो फंक्शन है, एक ये वेल डिफाइंड काम परफॉर्म करेगा, ये वाला फंक्शन भी एक वेल डिफाइंड काम करेगा, ये वाला भी एक वेल डिफाइंड काम करेगा। तो इससे क्या होता है, क्योंकि अब मैंने अपनी मेन प्रॉब्लम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, तो मुझे प्रॉब्लम को समझने में और इसको बनाने में, मतलब डेवलप करने में भी काफी आसानी है जो होती है। ठीक है, ओके। अब जो इसके हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि है क्या है। ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स ए कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड। ठीक है जी। अब इसमें क्या लिखा है, ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक, एक पूरा ब्लॉक है जो कि एक यूनिक काम करता है। यहाँ पे लिखा है कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक, आई विल यूज द वर्ड स्पेसिफिक, एक कोई स्पेसिफिक काम ये करता है। ठीक है, सो इट्स ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ओके, and this can be called as the definition of a function. Now see, every C program can be thought of as a collection of these function। हर एक प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शन तो यूज करते ही करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हम लिखते हैं मेन एंड बाय पैरेंथेसिस, सो इट इज आल्सो ए फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। तो कभी भी जब हम ये दो पैरेंथेसिस देखते हैं, फाइन, तो अगर हम ये कभी भी अब दो पैरेंथेसिस देख रहे हो ये वाली, सो इट मींस दैट इज ए फंक्शन। वो क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर। तो ऐसे ही हम मेन के बाद भी ये ब्रैकेट यूज करते हैं, तो मेन भी एक फंक्शन है। सो हर एक प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन तो होता ही होता है, जिससे हम बोलते हैं मेन फंक्शन। और एक प्रोग्राम के अंदर आपके कितने भी फंक्शन आप जो है वो बना सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो फंक्शंस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होते हैं इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। ये पहले से बने बनाए होते हैं कंपाइलर के अंदर, आपने सिर्फ उनको यूज करना है, जैसे कि प्रिंट एफ है और एक स्कैन है। दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड, मतलब कि यूजर जो है वो खुद के फंक्शन बना सकता है। सपोज अर्जेंटीना एक फंक्शन हमने बनाया है, ब्राजील बनाया है, या एक सम के नाम से आप फंक्शन बना सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन आप खुद के बना सकते हो। जो फंक्शन आप खुद से बनाते हो उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। फाइन, ओके। नाउ we will understand how a function works with the help of an example। ओके, अब नाउ यू सी कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है मैसेज। बड़ा ही सिंपल सा एक फंक्शन है मैसेज, फाइन। और इसकी एक बॉडी है, जो फंक्शन होता है उसके बाद एक करली ब्रैकेट आपकी शुरू होगी और एक करली ब्रैकेट आपकी क्लोज होगी, एंड देयर विल बी द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। नाउ दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए ब्लॉक। क्लियर। और यही फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, फाइन, और ए ब्लॉक, और ए ब्लॉक व्हिच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, तो इस तरह की शक्ल होती है फंक्शन की। क्लियर। और ये जो हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन की, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके, अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि सपोज करो, चलो एग्जांपल की हेल्प से ही समझते हैं। हाँ, सबसे पहले आपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर देना है, मेन फंक्शन। अब जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, इसकी एक खास बात होती है कि जो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन फंक्शन से ही आपकी स्टार्ट होती है।
क्लियर। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो मेन से आपका फंक्शन स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, सो यू विल एंटर इनसाइड दिस ब्लॉक। तो आप देखोगे कि मेन के साथ भी दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, दीज आर दी टू ब्रैकेट्स, मतलब मेन भी एक तरह का ब्लॉक है और एक फंक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। ओके, उसके बाद यू विल सी कि यहाँ पे हमें लिखा है मैसेज, दो ब्रैकेट और एक सेमीकोलन। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज ए फंक्शन कॉल, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। अब मैसेज क्या है, अभी मैंने बताया था कि अगर किसी चीज के आगे दो ब्रैकेट आ जाती हैं ये वाली, तो इसका मतलब ये है कि वो एक फंक्शन है। और एक बात और, मान लो कि आपने दो ब्रैकेट लगा दी और उसके बाद लगा दिया सेमीकोलन, तो इसका मतलब इट इज ए फंक्शन कॉल। और अगर आपने ब्रैकेट लगाई है और कॉल सेमीकोलन वहां पे नहीं है, तो यूजुअली दैट विल बी फंक्शन डेफिनेशन, दैट विल बी फंक्शन डेफिनेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है मैसेज। अब मैसेज जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे बनाया है, ये आ गया फंक्शन। अब यहाँ देखो सेमीकोलन नहीं है, मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन है, क्लोजिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट है, और यहाँ पे एक सिंपल मैसेज करा दिया हमने, प्रिंट एफ स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू, क्लियर, एंड फंक्शन इज क्लोज्ड। ओके, अभी हम इसकी बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि एक बात आपने ध्यान रखनी है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेरे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है मेन से। कहां से स्टार्ट होती है? मेन से, मतलब यहां से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आए, आते ही मुझे मिला फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कैसे है? मैसेज लिखा है, सेमी ब्रैकेट है और दिस सेमीकोलन। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट मिलेगी, सो इट इज कॉल्ड अ फंक्शन कॉल। तो जैसे ही चलेगी तो व्हाट विल हैपन, द कंट्रोल विल गो टू द फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। कंट्रोल कहां जाएगा? वहां पे जाएगा जहां पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया है। वो कहां पे किया है? वो यहां पे किया है। क्लियर? मैसेज, पैरेंथेसिस, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब आपकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, एंड दिस इज योर फंक्शन बॉडी, इसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। यहाँ पे हमने सिर्फ एक प्रिंटफ यूज किया है, आप यहाँ पे कुछ कितनी भी लाइनें आप जो है कोड की आप लिख सकते हो। ओके, तो इस फंक्शन में क्या होगा, ये प्रिंटफ चलेगा, ये मैसेज प्रिंट होएगा, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द फंक्शन। क्या है ये? एंड ऑफ द फंक्शन है। क्लियर? तो जैसे ही एंड ऑफ द फंक्शन मिलेगा, व्हाट विल हैपन, कंट्रोल विल गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड। कंट्रोल वापस वहीं चला जाएगा आपका जहां से इसको कॉल किया था। ठीक है जी, कहां से किया था? यहां से किया था। तो ये कंट्रोल है वो यूजली इसकी नेक्स्ट लाइन में जाएगा। क्लियर? मतलब ये तो पूरा हो गया आपका फंक्शन कॉल के बाद एक तरह से दिस स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, सो द कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन जस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल। तो कंट्रोल जो है आपका बेसिकली यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। फाइन, और यहाँ पे क्या लिखा है? printf cry and you stop the monotony, so this message will be printed। ओके, उसके बाद क्या है? क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये कौन से फंक्शन की है? मेन वाले की है। तो जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट मिली, सो इट मींस दिस इज द एंड ऑफ द फंक्शन मेन। नाउ अगेन जैसे ही ब्रैकेट मिलेगी, दिस फंक्शन विल आल्सो रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न क्योंकि मेन तो पहला फंक्शन था, सो यूजुअली द कंट्रोल विल बी रिटर्न टू द ऑपरेटिंग system। clear? So this is how a typical function is executed। एक बात आपने ध्यान रखनी है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि एक तो चीज है मेरे पास फंक्शन कॉल और एक है मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है जी, ओके। अब जो मेरे पास फंक्शन कॉल है, तो उसके अंदर क्या है कि इट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। मान लो फंक्शन का नाम है एबीसी, इसके बाद दो पैरेंथेसिस आएंगी एंड देयर विल बी ए सेमीकोलन। ओके, दिस इज फंक्शन कॉल। एक है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब आपने वो लाइनें वहां पे लिखनी है, वो लॉजिक आपने लिखना है जो कि उस काम को परफॉर्म करे। क्लियर? तो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क। और एक बात याद रखनी है, जैसे ही फंक्शन आपका खत्म होता है, कंट्रोल आपका वहीं चला जाता है जहां से उसको कॉल किया गया था। ठीक है जी, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है फंक्शन को समझने के लिए। तो जैसे जैसे हम और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, ये फंक्शंस आपको इजीली जो है वो क्लियर होते रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं हमें फंक्शन को यूज क्यों करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना है और उसके नोट्स जो है बना लेने हैं। तो सबसे जो फायदा होता है मेरे पास फंक्शन का, कि मान लो कि कोई काम है आपको बार बार वो करना पड़ रहा है। ठीक है, यू आर राइटिंग ए प्रोग्राम
एंड आपको वो काम बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा है एंड एवरी टाइम आप क्या कर रहे हो, उन स्टेटमेंट्स को बार बार लिखे जा रहे हैं। तो ऐसा करने की बजाय क्या करो, उन जो स्टेटमेंट आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं उनको ग्रुप कर दो, ठीक है, और उनको एक फंक्शन के अंदर डाल दो, फाइन। और उसके बाद सिंपली फंक्शन को कॉल करो और उनको यूज कर लो, फंक्शन कॉल करो उनको यूज कर लो, तो आपका बहुत सारा कोडिंग का टाइम आपका बच जाता है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा भी है कि इट अवॉइड्स रीराइटिंग सेम कोड, एक ही चीज को बार बार लिखने से हमारी ये हेल्प करता है। ओके, दूसरी बात ये है कि एक बार फंक्शन बना दिया तो आप उसको कितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो, कितनी मर्जी बार उसे कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरा ये है कि वी कैन ट्रैक ए लार्ज प्रोग्राम, जैसे कि हमने बताया था कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम यूजिंग फंक्शन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमें बड़ी प्रॉब्लम को समझने में और उसे इंप्लीमेंट करने में बहुत ही आसानी होती है। ओके, रीयूजेबिलिटी, एक बार आपने फंक्शन बना लिया तो आप उसको मल्टीपल टाइम जो है वो यूज कर सकते हो। क्लियर, दूसरे सॉफ्टवेयर जो बनाओगे वहां पे भी उनको यूज कर सकते हो। तो आपकी रीयूजेबिलिटी इज द बेस्ट थिंग दैट ए फंक्शन ऑफर। ओके, इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि जब आप फंक्शन को यूज करते हो तो थोड़ा परफॉर्मेंस ओवरहेड हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने में ठीक है, फिर वहां से वापस आने में हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे कंज्यूम होते हैं, ठीक है, और हमें पैरामीटर पासिंग के अंदर भी हमारा जो है वो टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है विद यूज ऑफ फंक्शन। बट अगर आपके फंक्शन थोड़े बड़े साइज के हैं तो हमें इसका जो ओवरहेड है उसका हमें कोई नुकसान नहीं रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शन के एस्पेक्ट क्या क्या चीजें होती हैं। वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन। क्लियर, अब देखो एक बात यहाँ पे याद रखना, एक होती है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होती है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन तो हमने डिस्कस करी है, इट इज द बॉडी, इट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, जहां पे आप एक्चुअल लॉजिक जो है वो लिख रहे हैं। एक होती है फंक्शन कॉल, जिसकी हेल्प से आप उस फंक्शन को कॉल करते हो, लाइक एबीसी पैरेंथेसिस सेमीकोलन, दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन कॉल, ठीक है। और जो फंक्शन डेफिनेशन क्या है, एबीसी एंड देन ब्रैकेट, और यहां पे आपकी आ जाती है लाइंस ऑफ कोड। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की। अब जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, इट इज इक्विवेलेंट टू डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, ऐसे ही फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ताकि कंपाइलर को ये पता चल जाए कि इस तरह का फंक्शन हम कहीं ना कहीं पे यूज करेंगे, ठीक है। कई बार अगर हमने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करा है तो कंपाइलर हमें एरर दे देता है, ठीक है जी। एंड यूजली दे आर डिक्लेयर्ड लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जिसका जो स्कोप है, फाइन, वो लोकल नहीं होता, इट इज फॉर एंटायर प्रोग्राम, इट इज फॉर एंटायर प्रोग्राम। ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये हर एक फंक्शन के अंदर आपके अवेलेबल जो है वो रहते हैं। ओके, और डिक्लेरेशन के अंदर आपको सब कुछ बताना पड़ता है, फंक्शन का नाम क्या है, पैरामीटर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो जब आप प्रोग्राम बनाओगे सो यू विल सी कि एरर कैसे आता है, एंड अगर आपने फंक्शन डिक्लेरेशन करी हुई है तो एरर आपका नहीं आएगा। ओके, अब सेम बात जो हमें डिस्कस करी है वही हमने यहाँ पे सिंटेक्स की हेल्प से बताई है। सिंटेक्स यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या रहता है, फंक्शन कॉल का सिंटेक्स क्या रहता है, और फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या रहता है। तो ये सारे हमने यहाँ पे लिखे हैं। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर फंक्शन कॉल, तो आपने बता देना है कि सबसे पहले आती है रिटर्न टाइप, फिर आता है फंक्शन का नाम, फिर आती है आर्गुमेंट लिस्ट, एंड फिर आती है करली ब्रैकेट, फिर आती है फंक्शन बॉडी, और फिर आती है क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है जी। तो ये बातें आपको सारी पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है याद होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं रिटर्न वैल्यू की। जो मेरे पास फंक्शन होते हैं, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है, मान लो कि आपने एबीसी नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है, तो हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, उसको रिटर्न करता है जिसने इसको कॉल किया था, ठीक है, जिसने उसको कॉल किया था। ओके, अब क्या वैल्यू रिटर्न करेगा ये,
इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्रामर, कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिख रहा है वो इसको कंट्रोल कर सकता है कि आप क्या रिटर्न करोगे। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल से हम बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिखा है, फंक्शन डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। फंक्शन का नाम है, देख लो यहाँ पे void, ये नाम नहीं है, इट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप, इट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। अब एक बात ध्यान सुनना कि जो फंक्शन जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर पहला आइटम क्या था, रिटर्न टाइप, कि भैया ये जो फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ओके, हमने बोला void, void मीन्स नथिंग, सो नथिंग मीन्स दिस फंक्शन विल रिटर्न नथिंग, दिस फंक्शन विल रिटर्न नथिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, दिस इज फंक्शन नेम, ठीक है जी, पैरेंथेसिस, और कोई आर्गुमेंट इसके अंदर हम यूज नहीं कर रहे हैं, करली ब्रैकेट, और मैसेज क्या है, printf hello c, फाइन, दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। बट अगर मैं एक और फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक int, नाउ दिस int ये क्या है, होती है रिटर्न टाइप। इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द फंक्शन नेम गेट, एंड देन दीज आर दी पैरेंथेसिस। ओके, सेमीकोलन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डेफिनेशन है, स्टार्टिंग ब्रैकेट आ गई, और यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 10। तो ये जो फंक्शन है जब भी कॉल होएगा तो ये इंटीजर वैल्यू 10 को रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, जो भी इसको कॉल करेगा, क्लियर, देन क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस तरह से बात करते हैं हम रिटर्न वैल्यू की, कि ये जो रिटर्न है, अगर आप यहाँ पे 5 लिख देते तो ये 5 रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो रिटर्न ए, तो ए वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आपकी रिटर्न जो है वो हो जाएगी। एक बात अगर आपका ध्यान रखना है, आपने आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। आप मान लो अगर लिख दो रिटर्न 10,20 तो ये नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो वन टाइम पे यू कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। ओके, अब हम बात करते हैं हम इनिशियल एग्जांपल की, इस वाले की। तो देखो अब यहाँ पे क्या था ना, तो हमने यहाँ पे ध्यान से सुन लेना बात को इसको, तो कि जब हमारे फंक्शन को डिफाइन किया हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप को मेंशन ही नहीं करा, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल, रिटर्न टाइप मेंशन करना आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा सो इट मींस इट विल रिटर्न ए वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप, क्योंकि जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप है दैट इज ऑलवेज इंटीजर, क्लियर। मान लो आप यहाँ पे int लिखो या ना लिखो, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट रहेगा कि इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ओके, अब यहाँ पे आपने कोई भी रिटर्न वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी है, बट फिर भी ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता ही करता है, क्योंकि जब भी वापस जाएगा तो इस केस के अंदर इट विल रिटर्न ए गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू को ये रिटर्न करेगा टू द कॉलिंग फंक्शन, क्लियर। ओके, सो दिस वाज अबाउट रिटर्निंग वैल्यूज। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन को हम किस किस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो भैया क्या बात आपने याद रखनी है, तो चार मेथड मेरे पास बनते हैं, चार तरीके बनते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। फर्स्ट वन इज फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एबीसी, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे, ये खाली ब्रैकेट है। एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, कि आप यहाँ बाद में कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिखोगे। ओके, सेकंड क्या है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू, कि यहाँ पे ब्लैंक रहेगा बट देयर विल बी ए रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, दूसरा क्या है, फंक्शन विद रिटर्न विद आर्गुमेंट्स विदाउट रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे आप कुछ आर्गुमेंट तो यूज करोगे लाइक int a int b, फाइन। यहाँ पे आप किस तरह के कुछ वेरिएबल्स आप यूज करोगे बट रिटर्न को आप यूज नहीं करोगे। फोर्थ वन इज फंक्शन विद आर्गुमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू, इसके अंदर क्या है, आपके आर्गुमेंट्स भी आपके आएंगे और आपकी जो है रिटर्न स्टेटमेंट भी उसके अंदर होनी चाहिए, क्लियर। सो दीज आर दी फोर कॉम्बिनेशन of using functions and especially the arguments and the return स्टेटमेंट, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज करोगे या रिटर्न वैल्यू, और आर्गुमेंट्स के ऊपर कौन कौन सी कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे, तो हमने सारी यहाँ पे लिस्ट करी है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ देम।
ओके, अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कोई आर्गुमेंट को हमने यूज नहीं किया, वी आर जस्ट लर्निंग दैट हाउ फंक्शन कॉल्स आर मेड। ठीक है, इस प्रोग्राम को समझने के बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फंक्शन के अंदर वी आर नॉट यूजिंग आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट को हम यूज नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। क्लियर, ना ही आर्गुमेंट है ना ही रिटर्न है। सो इट मींस ये फर्स्ट कैटेगरी का जो है वो फंक्शन है। ओके, आपने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है, देन मेन, यहाँ पे आए प्रिंटफ। अब प्रिंटफ क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब पहले से बना बनाया है, क्योंकि जब भी आपके पास ये दो ब्रैकेट आती है, अब ये प्रिंटफ के अंदर भी दो ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि है तो ये भी फंक्शन, बट ये लाइब्रेरी फंक्शन है, पहले से ही बनाया हुआ। क्लियर, सेमीकोलन है तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉल है। क्लियर, तो जैसे फंक्शन कॉल होगी, सो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी, कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज इटली सेमीकोलन। फाइन, नाउ इट इज अ फंक्शन कॉल। सो इटली नाम का फंक्शन कोई होना चाहिए तभी वो कॉल होएगा। इफ यू विल सी कि इस एरिया के अंदर हमने फंक्शन इटली को डिफाइन किया है, इटली पैरेंथेसिस सेमीकोलन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मैसेज लिखा है प्रिंटफ आई एम इन इटली। तो जब फंक्शन कॉल हुआ, अब ये बात आप ध्यान से सुन लेना कि जैसे ही इटली कॉल किया तो कंट्रोल क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल विल कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे आ गया, फिर इसके अंदर घुस जाएगा एंड प्रिंट करेगा इसको। देन देयर इज ए क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही क्या कहां जाएगा, इट विल गो टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड एंड जस्ट आफ्टर दी स्टेटमेंट। यहाँ के बाद इसके बाद क्या आती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है। तो कहने का मतलब ये है कि इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर दी फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ आते ही मिलेगा ब्राजील। अब ब्राजील नाम का भी फंक्शन हमने बनाया हुआ है, सो यू कैन सी हियर दिस इज द बॉडी ऑफ द ब्राजील फंक्शन। क्लियर, अब जैसे आपने ब्राजील कॉल किया, ब्राजील को आपने कॉल किया, व्हाट विल हैपन, यू विल द कंट्रोल विल जंप टू द ब्राजील पार्ट, कंट्रोल विल जंप टू द ब्राजील पार्ट। जैसे कॉल किया तो कंट्रोल कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे घुस जाएगा, तो प्रिंट करेगा आई एम इन ब्राजील। फाइन, क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही कहां जाएगा, वहीं पे जाएगा जहां से कॉल किया था। फाइन, अब इसके बाद क्या लिखा है, अर्जेंटीना। अब इस वाला फंक्शन को कॉल हो गया, तो जहां पे भी अर्जेंटीना डिफाइंड है वहां पे जाएगा, कहां पे डिफाइंड है, यहाँ पे है, इसके अंदर घुस जाएगा, जो भी लिखा है उसको परफॉर्म करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड कंट्रोल विल गो बैक टू द अगेन वे फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड। उसके बाद कुछ नहीं है, देयर इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही दिस इज द एंड ऑफ द मेन, एंड मेन के बाद कंट्रोल कहां जाता है, वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। तो आपने इस प्रोग्राम को रन करके देखना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व कि आउटपुट आपकी यही आती है या नहीं आती है। ओके, एक बात और है, जो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन है वो अलाउड नहीं होती, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मान लो जैसे कि मेन भी एक फंक्शन है। क्लियर, अब मेन के अंदर अलग से फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बना सकते। जैसे कि अगर आप ये ऐसा करोगे, ये मेन है, यहां स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, इसके अंदर अगर आप कोशिश करोगे फंक्शन को डिफाइन करने की तो वो आपका नहीं चलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फंक्शन है दे आर इंडिपेंडेंट एंटिटी, अलग से होते हैं, इनका खुद का एक अस्तित्व होता है, दे आर टोटली सेपरेट एंटिटीज एंड इंडिपेंडेंट एंटिटीज। फाइन, तो ये वाला काम आपने नहीं करना है कभी भी। ओके, अब हम बात करते हैं पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शन। अब देखो ध्यान से, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस कर लेता हूं कि सपोज करो यू आर इन मेन फंक्शन, आप कहां पे हो, मेन फंक्शन के अंदर हो, ठीक है जी, और आपने एक फंक्शन बनाया है एबीसी। क्लियर, अब जो एबीसी है फंक्शन, आप उसको बताना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू टेल समथिंग टू द फंक्शन एबीसी। फाइन, तो जो आप बताना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे सप्लाई करना पड़ता है। कहाँ पे सप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे सप्लाई करना पड़ता है। और जो सप्लाई किया है वो आपका कहाँ पे आता है, जब फंक्शन कॉल होती है तो कंट्रोल कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है। तो जो भी आपने सप्लाई किया है वो हमें यहाँ पे उसको रिसीव करना होता है। फाइन, नाउ दिस विल थ्रो द वैल्यू एंड हियर वी विल रिसीव द वैल्यू। फाइन, अब रिसीव कर लिया,
कहने का मतलब ये है कि जो मैसेज मैंने यहां से इसको बताना था वो मैंने बता दिया, अब ये बात मेरे को पता चल चुकी है और इसके हिसाब से मैं अपना काम जो है वो परफॉर्म करूंगा। ओके, अब ये जो वैल्यू है, ठीक है जी, इनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स, एक्चुअल आर्गुमेंट। और ये जो यहां पे है इनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आप दो दोस्त हो, आपने दोनों का मैं फंक्शन मान लेता हूं, आपने कोई बात बतानी है एक दूसरे को, तो आपको बतानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सम मैसेज, फाइन, विद द हेल्प ऑफ सम आर्गुमेंट्स। क्लियर? तो आप चाहे वो लेटर से बताओ, ईमेल से बताओ, कैसे बताओ, सो वी नीड सम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस इज एक्चुअली द कम्युनिकेशन मेथड। क्लियर? ओके, अब इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। तो हम यहाँ पे एक सम का प्रोग्राम बनाया है। तो देखो क्या किया, सबसे पहले तो आपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है, मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो गया। अब देखो हमने क्या किया, चार वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, ए बी सी एंड सम। सम के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया कि एंटर एनी थ्री नंबर, फिर उन वैल्यूज को ए वेरिएबल बी एंड सी, उनके अंदर कुछ वैल्यूज को रीड करवा लिया। यू कैन एंटर एनीथिंग लाइक 10 20 50 100 1000 जो भी आपने डालना है, देन यू विल सी न्यू थिंग। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने फंक्शन बनाया है कैल सम, कैलकुलेट सम, इसकी फुल फॉर्म है कैलकुलेट सम, आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, फाइन। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भैया ये जो आप फंक्शन हो कैल सम, मैं आपको तीन बातें बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में। ठीक है जी। अब ये तीनों वैल्यू जो है वो मैंने स्कैनफ की हेल्प से यहाँ पे रीड कर ली थी। क्लियर? तो जैसे ही उसे कैलसम ये फंक्शन आएगा एंड एबीसी, द फंक्शन कैलसम विल बी कॉल्ड, वो कहां पे डिफाइन किया है, वो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा है हमने कैलसम एक्स वाई जेड, फाइन, और नेक्स्ट लाइन में लिखी है इंट एक्स वाई जेड। अब इसको हम बोलते हैं डेनिस रिची मेथड ऑफ फंक्शन, यू कैन से आर्गुमेंट डिक्लेरेशन। तो जो ए में जो वैल्यू होगी दैट विल बी कॉपीड इनटू एक्स, और जो बी में जो वैल्यू होगी दैट विल बी कॉपीड इनटू वाई, और जो सी में जो वैल्यू होगी दैट विल बी कॉपीड इनटू जेड। ठीक है जी। ओके, तो जो भी आपने वैल्यू पास करी थी वो कहां पे आ गई है, यहां पे आ गया, मतलब आपने मैसेज को पास कर दिया है। फाइन, यू हैव पास द मैसेज टू द फंक्शन। और ओके, अब ये एक्स वाई जेड है, वो किस टाइप के हैं वो आपने यहां बता दिया। देन यू विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे आपने क्या किया, एक अलग से वेरिएबल ले लिया डी, और फिर आपने लिखा डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो जो वैल्यू आपने रिसीव करी थी उन सभी को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एंड देन लिख दिया रिटर्न डी, जो भी सम आया है उसको रिटर्न कर दो। जैसे रिटर्न करो कंट्रोल कहां जाएगा, जहां पे वो कॉल हुआ था, कॉल कहां पे हुआ था, यहाँ पे आया था। मान लो सम आ गया आपका 30, फाइन, 30 यहाँ पे आएगा, एंड देन दिस 30 विल बी कॉपीड इनटू दिस सम, फाइन। तो फिर आप प्रिंटफ करोगे, प्रिंटफ परसेंटेज डी सम, तो ये 30 को आपका यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्लियर? ओके, इसकी जो थोड़ी इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे लिखी है, आपने इसको रीड आउट करना है। मान लो कि आपने एबीसी में वैल्यू डाली है 10 20 एंड 30, तो उस केस के अंदर आपकी आउटपुट आएगी 60। तो ये प्रोग्राम भी आपने चला के जो है वो देखना है। ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, आपने इसके नोट्स जो है वो बना लेंगे। ओके, अब डिक्लेयरिंग दी फॉर्मल आर्गुमेंट्स। अब फॉर्मल आर्गुमेंट कौन से होते हैं, जो हम फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि, और इसके देयर आर टू मेथड्स टू डिक्लेयर फॉर्मल आर्गुमेंट्स। एक तो वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे कैलसम एक्स वाई जेड, और उसके बाद हम बताते हैं कि टाइप क्या है, भाई टाइप क्या है इन वेरिएबल्स की, क्या डाटा टाइप है, लाइक भाई जो एक्स वाई जेड है वो इंटीजर टाइप के। दूसरा मेथड ये है, इसको हम बोलते हैं एएनएसआई मेथड, कि उसमें क्या है कि हम टाइप साथ साथ लिख लेते हैं, साथ के साथ ही लिख देते हैं, इंट एक्स, इंट वाई एंड इंट जेड, कि हम जो डाटा टाइप है वो साथ के साथ ही बता देते हैं। क्लियर? और यूजली हम इसी मेथड को जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो पहली बात तो ये है कि एक फंक्शन है, मान लो आपको कोई अगेन एबीसी,
तो आप इसके अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको कितनी मर्जी बार लिख सकते हो, उसको लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो जब भी और हम किसी फंक्शन से वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू वो रिटर्न करता है, चाहे वो गार्बेज वैल्यू ही क्यों ना हो। ओके, और जो सिंटेक्स है ये सारे सिंटेक्स आपके वैलिड है। फाइन, ये सारे वैलिड है। आप इस तरह से भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो जहां पे एक वेरिएबल है, ये एक इंटीजर है, ये एक फ्लोट है, और यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल रिटर्न कर रहे हो, तो गार्बेज वैल्यू आपकी वहां से वो उठा के भेज देगा। ओके, एक बात और है, अगर आप चाहते हो कि कोई फंक्शन है, मान लो एबीसी है, इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना, आई डोंट वांट टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम दिस फंक्शन, तो उस केस के अंदर हमें इसके आगे इसकी जो रिटर्न टाइप है उसको करना पड़ता है वॉइड। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, भाई ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, एक फंक्शन एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता, इसको हमने डिस्कस भी किया था। Okay, the value of the formal argument is changed in the called function. The corresponding change does not take place in the calling function. Fine. अब इसको मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। मैं एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ आपको। मान लो कि जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये जो वेरिएबल a है ना ये अलग है, और ये x है ना ये अलग है, ठीक है, और ये b भी अलग है और ये y भी अलग है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। फाइन, तो इसकी जो मेमोरी मिलेगी, इसको अलग मेमोरी मिली हुई है, इसको अलग मेमोरी मिली है। मान लो जब आप फंक्शन के अंदर आ गए और आपने x की वैल्यू को चेंज कर दिया, तो वो चेंज इस a के अंदर नहीं होगा, ठीक है, वो इस a के अंदर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो x है वो इस फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड है। ठीक है जी, मतलब जो भी आपके वेरिएबल्स हैं दीज आर लोकल टू द फंक्शन। लोकल टू द फंक्शन मतलब एक्स वाई जेड की जो विजिबिलिटी है वो यहीं तक है, इसके बाहर इनकी कोई जो है विजिबिलिटी नहीं है। फाइन, तो ये जो एबीसी और एक्स वाई जेड है दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी फंक्शन के बारे में, ये हमने डिस्कस कर लिए। तो एग्जाम में कोई भी फंक्शन के बारे में पूछेगा तो आप आई थिंक इजीली बता पाओगे। ओके, अब बात करते हैं स्कोप रूल ऑफ फंक्शन। अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि यहाँ एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। आपने हेडर फाइल यहाँ पे ऐड कर देनी है। आपने देखो कि यहाँ पे क्या लिया, एक वेरिएबल लिया इंट आई 20, ठीक है जी। ओके, फिर एक फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले और आई को उसके अंदर पास किया। क्लियर, यहाँ पे आपने उस डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसकी आपने रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करी है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी ऑफ इंट टाइप, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी रिटर्न करे। फंक्शन का नाम आ गया इंट जे। अब ये जो आई में जो वैल्यू है दैट इज 20 यहाँ आ जाएगी, एंड दिस विल बी थ्रोन, ये इसको फेंकेगा और ये जे इसको कैच करेगा। क्लियर, अब जो जे है, अब जे के अंदर आ जाएगा 20। क्लियर, बट ये जो आई था इसको मेमोरी अलग मिलेगी और ये जो जे है इसको मेमोरी अलग मिलेगी। इनकी वैल्यू तो सेम है बट ये अलग अलग एंटिटी है। ठीक है जी, ओके। अब यहां पे मान लो आप लिख देते हो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आपने लिख दिया, सॉरी जे इज इक्वल टू जे प्लस वन, तो जे की वैल्यू 21 हो जाएगी। बट ये जो 21 है वो आई के अंदर चेंज नहीं होगी क्योंकि आई एक अलग से एंटिटी है। फाइन, अब आप आपने यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिया इंट के, जिसके अंदर 35 डाल दिया, फिर जे और के को प्रिंट करा दिया। क्लियर, बट ये जे और के है और ये जे है, फाइन, ये लोकल है, इसकी वैल्यू जो है, इनकी जो नाम भी है वो यहीं तक लिमिटेड है, इनके बाहर इसको कोई नहीं जानता। अगर आप यहाँ पे लिखो प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड के, जो कि आपने यहां डिफाइन किया था, तो आपका एरर आ जाएगा। क्या, क्योंकि इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का पता है जो कि है आई, इसको के बारे में भी नहीं पता, इसको जे के बारे में भी नहीं पता। ठीक है, और जे आपने कहां लिखा है, यहां लिखा है, के कहां लिखा है, यहां लिखा है, बट इस फंक्शन को तो पता है बट इसको इनके बारे में नहीं पता है। क्लियर, तो जो स्कोप है वेरिएबल्स का वो आपका लोकल है जो आपने यहां डिफाइन करे। क्लियर, बट अगर आप कोई वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन कर देते हो, मान लो आपने यहां लिख दिया इंट के बाहर इंट z इक्वल टू 10, ठीक है जी।
अब ये जो वेरिएबल है आपका, ये सबसे ऊपर आपने लिख दिया, मेन से भी पहले लिख दिया, तो ये जो z है इट विल बी अवेलेबल इन द मेन आल्सो एंड इट विल बी अवेलेबल इन द डिस्प्ले आल्सो। अगर आप कोई और फंक्शन बनाते हो तो वहां पे भी वो अवेलेबल आपको रहेगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है। तो जो स्कोप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज ग्लोबल, वन इज लोकल। जो ग्लोबल है इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर मींस इन ऑल फंक्शंस, इन ऑल फंक्शन। जबकि जो लोकल है वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर अवेलेबल है जहां पे उसको डिफाइन किया गया है। फाइन, तो इसकी जो थ्योरी है हमने यहाँ पे लिखी है, आप इसको नोट डाउन जो है वो कर सकते हो। नाउ विल टॉक अबाउट कॉलिंग कन्वेंशन। इस पे जो हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, मान लो कि मैंने लिखा है, मेरे पास एक फंक्शन है एबीसी, फाइन, एंड आई एम पासिंग टू वैल्यूज इनटू इट, मान लो ए एंड बी, सेमीकोलन। नाउ जहां मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो यहाँ मैंने कुछ ना कुछ लिखा होगा, इंट ए कोमा इंट बी, फाइन। तो अब कॉलिंग कन्वेंशन क्या कहती है कि हाउ दीज वैल्यूज विल एक्चुअली विल बी पास्ड, ये ए बी कैसे जाएगा इसके अंदर और ए किस कैसे जाएगा। स्पेशली हेयर विल टॉक अबाउट डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन से ये वैल्यू जो पास होती है। तो एक तो मेथड वो है कि जिसके अंदर हमारे जो आर्गुमेंट्स हैं वो लेफ्ट टू राइट पास होते हैं, और एक मेथड वो है जिसके अंदर हम राइट टू लेफ्ट पास करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने ये कुछ वैल्यूज पास करी, तो पहले कौन सी वैल्यू पास होगी, पहले ये ए वाली वैल्यू पास होगी या बी वैल्यू वाली पास होगी। सी लैंग्वेज के अंदर जो आर्गुमेंट्स है वो राइट टू लेफ्ट हमारे पास होते हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले बी वाला काम पूरा करेंगे, पहले बी की वैल्यू को पास करेंगे, उसके बाद ही हम ए की वैल्यू को पास करेंगे। फाइन, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग कन्वेंशन। यही हमने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है। Calling convention indicates the order in which arguments are passed to the function when a function call is encountered। ठीक है जी, तो किस ऑर्डर में पास करना है। There are two possibilities, one is from left to right, another is from right to left। और C लैंग्वेज के अंदर हम फॉलो करते हैं सेकंड वाला ऑर्डर, दैट इज राइट टू लेफ्ट। इसको हम एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान लो कि ये सेम एग्जांपल हमने जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब इसके अंदर हम एक कैलसम नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं एंड वी आर पासिंग ए बी सी टू द फंक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं। अब जो ए वाली वैल्यू है वो एक्स के अंदर जाएगी, फिर बी वाली वाई के अंदर जाएगी और सी वाली जाएगी जेड के अंदर। बट इन तीनों में से जो सबसे पहले जो रन करेगी दैट विल बी दिस वन। सी वाली वैल्यू जाएगी पहले जेड के अंदर, उसके बाद बी वाली जाएगी वाई के अंदर, उसके बाद ए की जाएगी एक्स के अंदर, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो राइट टू लेफ्ट जो है वो चल रहा है। अब बात करते हैं हम रिटर्निंग वैल्यूज की। तो एक बात आपने बात याद रखनी है, ये कंसेप्ट होता है फंक्शन प्रोटोटाइप का और यू कैन से फंक्शन डिक्लेरेशन का। तो यूजली जो मेरे पास फंक्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट वो हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करते हैं, दे रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यूज। बट अगर मैंने कोई और वैल्यू को रिटर्न करानी है तो इन दैट केस मुझे प्रॉपरली जो है फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है इनसाइड द मेन के अंदर, या उसे फिर ग्लोबली मेरे को डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों चाहिए हमें। सबसे पहले तो ये एग्जांपल है, इसके अंदर हम समझा रहे हैं कि जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडर फाइल डाल देनी है, मेन फ्लोट ए कोमा बी, दो वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो वेरिएबल है ए एंड बी दीज आर ऑफ फ्लोट टाइप। ओके, फिर हमने बोला एंटर एनी नंबर, कोई नंबर इनपुट कीजिए, परसेंटेज एफ एड्रेस ऑफ ए, कोई नंबर डलवा लिया। ठीक है जी, अब ये फ्लोट टाइप का नंबर डालना है, स्क्वायर ए। आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन कॉल। ठीक है जी, और ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे डिफाइंड है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि डिफॉल्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा, और डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है दैट इज इंटीजर। क्लियर, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन चाहे कुछ भी कंप्यूट करे, जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप की ही होगी। ओके, अब देखो जैसे फंक्शन कॉल किया, मान लो आपने डाल दिया 3, हमने इसको आउटपुट भी यहाँ लिखिए। अगर 3 डाल दिया है तो ये 3 ए के अंदर आ गया, और ए कहाँ कॉपी कर देगा इसको, एक्स के अंदर, तो यहाँ पे आ गया 3। क्लियर, एक वेरिएबल ले लिया आपने y, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स,
तो y विल बी इक्वल टू 3.0 इंटू 3.0, ठीक है जी। ओके, तो आंसर विल बी 9.0, तो एंड रिटर्न y। बट जब ये y को रिटर्न करेगा तो ये डेसिमल वाला पार्ट जो हट जाएगा, खाली 9 को ही रिटर्न करेगा। फाइन, 9 आपका कॉपी हो जाएगा बी के, यहाँ पे आएगा 9 एंड दिस 9 विल बी कॉपी इनटू बी। फाइन, फिर आपने इन ए और बी की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराया है, तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, इट विल बी प्रिंटिंग 3 and 9.0. It can also print 3.0 also because आप परसेंटेज एफ यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो ये जो, क्योंकि आप परसेंटेज एफ कभी भी लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो जो डिफॉल्ट जीरो है वहां पे अपेंड कर देता है। ओके, बट मान लो कि आपने यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू डाल दी 1.5, ठीक है, क्या वैल्यू डाल दी 1.5। तो जैसे आप 1.5 डालोगे तो ए में 1.5 आ गया, फ्लोट एक्स के अंदर ही 1.5 आ गया, ठीक है जी। तो अब जब आप इसको कंप्यूट करोगे 1.5 इंटू 1.5 इट विल बी 2.25, क्लियर। बट जब आपने रिटर्न करी वैल्यू y की, तो अभी तो y में क्या है 2.25 है, बट जब रिटर्न होएगा, क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, इसका डेसिमल पार्ट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। अब ये कट गया तो ऊपर जब आया तो यहाँ पे इसको ये रिटर्न करेगा 2 एंड दिस 2 विल बी कॉपीड इनटू b। तो जब आप b को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 2.000, क्लियर। जबकि आंसर आंसर आना चाहिए था 2.25, ये आना चाहिए था, ये नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि आप वैल्यू तो सही रिटर्न कर रहे हो, बट क्योंकि रिटर्न टाइप ही इंटीजर की है तो वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा, फ्लोट को रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है जी। सिमिलरली अगर आप इनपुट में 2.5 डालोगे तो आंसर कुछ और आना चाहिए, जबकि आंसर आएगा आपका 6.0। ओके, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें यहाँ पे जो बिल्कुल जो सही रिटर्न टाइप है वो लिखनी पड़ती है, और इसी बात को हमें कंपाइलर को एडवांस के अंदर बताना भी पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की एंड प्रोटोटाइप्स की, दोनों ही सेम बात है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, बट अगर मैंने कुछ और टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी है, जैसे कि फ्लोट की या कैर की या किसी अदर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की, तो हमें उसको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, वी हैव टू मेंशन दैट। और इस तरह का जब भी मैंने काम करना है कुछ, तो मुझे उसको उस फंक्शन को आई नीड टू डिक्लेयर दैट फंक्शन, ठीक है, आई नीड टू डिक्लेयर दैट फंक्शन, डिक्लेयर करना पड़ेगा इन द मेन फंक्शन के शुरू में डिक्लेयर करना पड़ेगा या फिर आउटसाइड द मेन। फाइन, दो जगह पे आप उसको जो है वो डिक्लेयर आप कर सकते हो। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल है, बट इसकी आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही आएगी। हियर यू कैन सी बिल्कुल सही आउटपुट ये प्रिंट करेगा, क्लियर, बिल्कुल सही आउटपुट ये प्रिंट करेगा। अब डिफरेंस क्या आ गया, पहले तो आपने इसके अंदर हेडर फाइल डाल देनी है। नाउ यू विल सी, एक यहाँ पे हमने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो क्या लिखा है, फ्लोट स्क्वायर फ्लोट देन सेमीकोलन। नाउ दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप, ठीक है जी। यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ कंपाइलर को ये बता रहा है कि इस तरह का कोई फंक्शन आपके प्रोग्राम में आएगा, ठीक है जी। और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसका नाम स्क्वायर है, उसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो आर्गुमेंट होएगा वो फ्लोट टाइप का होएगा। ओके, बाकी जो सारा फंक्शन है वो सेम है। एक नई चीज यहाँ पे आ गई कि आपने मेंशन कर दिया इसकी रिटर्न टाइप फ्लोट। ओके, बाकी पूरा प्रोग्राम वो सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया था, बट इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि जब ये एक्चुअल में 2.25 को रिटर्न करेगा, आपने रिटर्न टाइप भी फ्लोट बोल दी है, तो सच के अंदर 2.25 ही यहाँ पे जाएगा। फाइन, और बी के अंदर भी आपका 2.25 ही कॉपी होएगा और यहाँ पे ये राइट वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसकी जो थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पे मेंशन करी है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ वॉइड। तो वॉइड का मतलब होता है वैसे डिक्शनरी में खाली, एम्प्टी। फाइन, इट इज कॉल्ड एम्प्टी। तो अगर आपने किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, मतलब यू डोंट वांट टू रिटर्न
एनी वैल्यू, ठीक है जी, इन दैट केस यू कैन यूज वॉइड। वॉइड आप लिख सकते हो। फाइन, एग्जांपल समझते हैं। हेडर फाइल आपने डाल देनी है मेन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करी है, फंक्शन डिक्लेरेशन करी है। क्या करी है, फंक्शन डिक्लेरेशन करी है। हम क्या बता रहे हैं कि फंक्शन है जिसका नाम है गोस्पेल, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, और ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद हमने गोस्पेल को कॉल किया, कॉल हो गया, और ये है फंक्शन डेफिनेशन, ये इसकी रिटर्न टाइप, ये नाम, ये आर्गुमेंट, और यहाँ पे हमने सिंपल प्रिंटफ करा, या कुछ और भी अगर आपने करना है तो कर सकते हो। एंड यू कैन सी हियर देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ पे आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि हम कोई वैल्यू रिटर्न करना नहीं चाहते, ठीक है जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया void, इट मींस दिस फंक्शन विल रिटर्न नथिंग, ओके। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो आपने ये प्रोग्राम जो है रन करके देखने हैं और इनकी आउटपुट जो है वो ऑब्जर्व करनी है कि क्या आउटपुट इनकी आएगी, ओके। इसके अलावा आपने दो प्रोग्राम बना के दिखाने हैं। फर्स्ट वन इज राइट द फंक्शन डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। आपने फैक्टोरियल निकालने का एक जो है प्रोग्राम बनाना है। फैक्टोरियल क्या होता है, मान लो कि यूजर ने एंटर कर दिया नंबर 4, तो 4 का फैक्टोरियल होएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर यूजर ने डाला है 6 तो इसका फैक्टोरियल बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 10 डाला है तो 10 का क्या बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अप टू 1। इस तरह से वो निकालेगा। दूसरा प्रोग्राम है आपका बच्चों की एवरेज और परसेंटेज निकालने के लिए। उसके आपने एक फंक्शन जो है बना के दिखाना है जो कि बच्चों की एवरेज और परसेंटेज निकाल लेगा, ठीक है। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।